तारीख थी 15 मार्च 2013। आगरा के दयाल बाग की संकरी गलियां, जहां एक लाल रंग की आल्टो कार, जो दोपहर से सड़क के किनारे अकेली खड़ी थी। यह कार कोई साधारण कार नहीं थी। यह थी नेहा शर्मा की, जो एक ऐसी लड़की की जिसके सपने आकाश को छूने की चाह रखते थे। लेकिन यह कार आज इतनी अकेली और बेसहारा क्यों थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था नेहा के साथ? इस कहानी में हम पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। लेकिन आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी। दोस्तों, नेहा शर्मा दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की पीएचडी की छात्रा थी। अपने माता पिता ऋषिपाल शर्मा और उनकी पत्नी की दुनिया थी। उसकी हर मुस्कान उनके लिए जीवन का आधार थी। हर सुबह नेहा अपनी लाल अल्टो में सवार होकर कॉलेज की ओर निकलती थी, जहां वह अपने शोध में डूबी रहती थी। उसका अनुशासित जीवन और उसकी लगन उसे कॉलेज में सबसे अलग बनाती थी। हर शाम 5 बजे वह घर लौट आती थी और उसकी हंसी घर को रौनक से भर देती थी। लेकिन उस दिन समय ने जैसे बगावत कर दी थी। 5 बजे बीते, 6 बजे गुजरे और 7 बजे का घड़ा भी भर गया। नेहा घर नहीं लौटी। क्या नेहा के सपनों को कोई अंधेरा निगल गया था? दयाल बाग के उस सुनसान कोने में, जहां नेहा की कार खड़ी थी, स्थानीय लोगों की नजरें बार-बार उस पर ठहर रही थी। बच्चे, जो आम तौर पर सड़क पर खेलते थे, आज उस कार को देखकर रुक गए। बुजुर्गों ने आपस में फुसफुसाहट शुरू की। यह कार किसकी है? दोपहर से यहीं क्यों खड़ी है? आखिरकार एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और पुलिस को फोन किया। साहब, यहाँ एक लाल कार दोपहर से खड़ी है। कोई लेने नहीं आया। हमें शक है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या यह कार किसी अनकहे अपराध की पहली कड़ी थी? पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। 2 पुलिसकर्मी, जिनके चेहरों पर गंभीरता थी, मौके पर पहुंचे। उनकी टॉर्च की रोशनी ने कार के शीशों को चमकाया, लेकिन अंदर का अंधेरा कोई राज नहीं उगल रहा था। क्या इस कार में कोई ऐसा सच छिपा था जो सबको हिलाकर रख देगा? पुलिस ने आसपास के लोगों से सवाल किए। कब से है ये कार यहाँ? किसी ने कोई अनजान शख्स देखा, लेकिन जवाब वही, कार दोपहर से यहीं थी और कोई इसे लेने नहीं आया। पुलिस ने कार की जांच शुरू की। डिग्गी लॉक थी, दरवाजे बंद। एक पुलिसकर्मी ने टॉर्च की रोशनी से कार के अंदर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या डिग्गी में कोई भयानक रहस्य दफन था? एक स्थानीय मैकेनिक को बुलाया गया। उसने कांपते हाथों से डिग्गी खोली। सभी की नजरें उस पर टिकी थी, लेकिन डिग्गी खाली थी। चारों दरवाजे खोले गए, सीटों के नीचे देखा गया, कुछ भी संदिग्ध नहीं। फिर भी पुलिसकर्मियों के मन में एक सवाल बार-बार उठ रहा था, यह कार यहाँ अकेली क्यों थी? पुलिस ने कार के नंबर से मालिक का पता लगाया। वह थी ऋषिपाल शर्मा। फोन पर उन्हें सूचना दी गई, आपकी लाल अल्टो कार दयाल बाग में खड़ी है, कृपया जल्दी आए। दूसरी ओर ऋषिपाल और उनकी पत्नी का दिल डूब रहा था। नेहा की कार? लेकिन नेहा तो, उनकी आवाज में डर और बेचैनी थी। बिना पल गंवाए वे दयाल बाग की ओर दौड़े। रास्ते में उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, उनकी बेटी, जो उनके लिए सारी दुनिया थी, कहाँ थी? मौके पर पहुंचकर ऋषिपाल ने कार को देखा। हाँ, यह हमारी कार है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। उनकी पत्नी की आंखें आंसुओं से भरी थी। लेकिन नेहा, नेहा कहाँ है? उनकी आवाज टूट रही थी।
उन्होंने पुलिस को बताया कि यह कार उनकी बेटी नेहा इस्तेमाल करती थी। नेहा, जो हर दिन कॉलेज जाती थी और समय की पाबंद थी, आज गायब थी। नेहा, जिसके सपने आकाश को छू रहे थे, अचानक कहाँ खो गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। नेहा के माता-पिता को थाने लाया गया। उनके चेहरों पर बेपसी और दुख की गहरी छाया थी। पुलिस ने नेहा के बारे में जानकारी जुटाई। उसका रोज का रूटीन, उसके दोस्त, उसका कॉलेज, हर छोटी बड़ी बात। नेहा के माता-पिता ने बताया कि उन्होंने उसे बार-बार फोन किया। 10, 12, शायद 20 बार। लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर एक अनजान लड़के ने फोन उठाया। उसकी आवाज ठंडी और बेपरवाह थी। नेहा मार्केट गई है। जल्दी घर पहुंच जाएगी। लेकिन इसके बाद नेहा का फोन स्विच ऑफ हो गया। यह अनजान शख्स कौन था और नेहा का फोन अचानक क्यों बंद हो गया? नेहा के माता-पिता का दिल टूट रहा था। उनकी बेटी, जो हर शाम उनके साथ बैठकर कॉलेज की बातें साझा करती थी, अब लापता थी। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या उनकी नेहा अब भी सुरक्षित थी? पुलिस ने नेहा के दोस्तों से फोन पर पूछताछ शुरू की। एक दोस्त ने एक अहम सुराग दिया। नेहा को आखिरी बार कॉलेज की बायोलॉजी लैब के पास देखा गया था। क्या उस लैब में कोई भयानक सच छिपा था, जो नेहा की जिंदगी को निगल गया? रात गहरा रही थी। 8:30 बजे पुलिस और नेहा के माता-पिता उस बायोलॉजी लैब के पास पहुंचे। कॉलेज की इमारत, जो दिन में छात्रों की चहल-पहल से गूंजती थी, अब रात के सन्नाटे में डरावनी लग रही थी। लैब का दरवाजा ताला लगाकर बंद था। स्टाफ को बुलाया गया। जैसे ही ताला खुला, दरवाजा धीरे-धीरे खुला और अंदर का दृश्य देखकर सभी की सांसें थम गईं। नेहा वहां थी, जमीन पर, बेजान। उसके आसपास खून का समंदर फैला था। उसके हाथ पीछे रस्सी से बंधे थे। मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान उसकी आखिरी लड़ाई की कहानी बयां कर रहे थे। उसके कपड़े फटे हुए थे। यह दृश्य सिर्फ एक हत्या का नहीं था, यह एक ऐसी क्रूरता थी जिसने मानवता को लज्जित कर दिया। नेहा के माता-पिता की चीखें उस सन्नाटे को चीर रही थी। उनकी बेटी, जो उनके लिए सारी दुनिया थी, अब सिर्फ एक बेजान देह थी। इस जघन्य अपराध का गुनहगार कौन था और उसने नेहा के साथ ऐसी क्रूरता क्यों की? पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक और टेक्निकल टीमें बुलाई गईं। लैब को सील कर हर छोटे-बड़े सबूत को बारीकी से जुटाया गया। नेहा के माता-पिता का दुख देखकर हर कोई सिहर उठा। उनकी इकलौती बेटी, जो उनके सपनों का सितारा थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। अगली सुबह आगरा में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। न्यूज़पेपर की सुर्खियां चीख-चीख कर न्याय मांग रही थी। एक होनहार पीएचडी छात्रा के साथ दिनदहाड़े ऐसी क्रूरता ने पूरे शहर को झकझोर दिया। छात्र, स्थानीय लोग और नेहा के चाहने वाले सड़कों पर उतर आए। नेहा को इंसाफ दो, उनकी आवाज आसमान तक जा रही थी। यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं था, यह समाज का दर्द था, जो हर उस इंसान को झकझोर रहा था जो मानवता में यकीन रखता था। क्या पुलिस उस शैतान को पकड़ पाएगी, जिसने नेहा की जिंदगी छीन ली थी? पुलिस पर दबाव था, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। जांच शुरू हुई, लेकिन एक बड़ी चुनौती थी। 2013 में सीसीटीवी कैमरे आम नहीं थे। लैब के आसपास कोई कैमरा नहीं था। तो उस दिन लैब में क्या हुआ था, जिसने नेहा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? पुलिस के पास एकमात्र रास्ता था, कॉलेज के स्टाफ और छात्रों से पूछताछ।
हर स्टाफ सदस्य से सवाल किए गए। नेहा के दोस्तों से बार बार बात की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। केवल एक बात सामने आई। 15 मार्च को नेहा को बायोलॉजी लैब की ओर जाते देखा गया था। नेहा के कुछ करीबी दोस्तों से पूछताछ में एक नया नाम सामने आया, उदय स्वरूप। दोस्तों ने सतर्कता से बताया, हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन उदय स्वरूप से पूछताछ करनी चाहिए। उदय स्वरूप कौन था और उसका नेहा से क्या कनेक्शन था? पुलिस ने उदय के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि वह कॉलेज में अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के घूमता रहता था। उसके नाना कॉलेज के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी थे, जिसके चलते उसकी दबंगई पर कोई सवाल नहीं उठाता था। एक चौंकाने वाला खुलासा यह था कि जिस समय नेहा को लैब की ओर जाते देखा गया था, उदय को भी उसी दिशा में जाते देखा गया था। क्या उदय इस अपराध का वह गुनहगार था जिसे पुलिस ढूंढ रही थी? पुलिस उदय स्वरूप के घर पहुंची, लेकिन उदय ने साफ इनकार कर दिया कि वह नेहा को जानता था। उसके परिवार की प्रभावशाली स्थिति और सबूतों की कमी ने पुलिस के हाथ बांध दिए। क्या उदय सचमुच निर्दोष था या वह कोई गहरा राज छिपा रहा था? पुलिस ने हार नहीं मानी। कॉलेज के 250 से अधिक छात्रों और स्टाफ से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। नेहा के माता-पिता ने बताया कि उदय नेहा का पीछा करता था और नेहा ने इस बारे में कई बार उनसे शिकायत की थी। यह सुनकर पुलिस का शक उदय पर और गहरा गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने लैब में दोबारा जांच की। वहां से कुछ बालों के नमूने मिले, जिन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया। साथ ही उदय के बालों के नमूने भी लिए गए। जब रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। दोनों नमूने 100% मेल खाते थे। यह सबूत क्या उदय को अपराधी साबित करने के लिए काफी था? पुलिस ने उदय को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उसके नाना की रसूख के चलते मामला कोर्ट में उलझ गया। जांच के दौरान एक और अहम खुलासा हुआ। बायोलॉजी लैब के टेक्नीशियन यशवीर को 15 मार्च को नेहा की कार ले जाते देखा गया था। पुलिस ने यशवीर को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि नेहा की कार की चाबी उसे उदय ने दी थी और उसने कहा था कि कार को किसी सुनसान जगह पर खड़ा कर दे। यशवीर और उदय का यह गठजोड़ क्या इस अपराध का पूरा सच उजागर कर देगा? पुलिस ने उदय को फिर से गिरफ्तार किया। इस बार सबूत मजबूत थे। लैब में मिले बाल, यशवीर का बयान और नेहा की कार। सख्त पूछताछ में उदय टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने नेहा की हत्या की। उसने बताया कि उसकी नज़र नेहा पर काफी समय से थी, लेकिन नेहा उसे भाव नहीं देती थी। उसने यशवीर को कहा था कि जब नेहा लैब में अकेली हो तो उसे सूचित करे। 15 मार्च को यशवीर ने उसे बताया कि नेहा लैब में अकेली है। उदय क्लोरोफॉर्म लेकर लैब पहुंचा। उसका इरादा नेहा को बेहोश कर दरिंदगी करना था, लेकिन क्लोरोफॉर्म कमजोर था और नेहा पूरी तरह बेहोश नहीं हुई। नेहा ने अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। उदय ने नेहा के हाथ बांधे और फिर उसके साथ क्रूरता की। जब नेहा ने विरोध किया तो उसने एक कांच का बर्तन तोड़कर उस पर 17 बार वार किया। जब तक नेहा की सांसें थम नहीं गई, वह रुका नहीं। इसके बाद उसने यशवीर को कार छिपाने को कहा और नेहा का फोन झाड़ियों में फेंक दिया। क्या इतनी क्रूरता करने वाला इंसान कहलाने लायक था? पुलिस ने नेहा का फोन और कार बरामद कर ली। सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर उदय और यशवीर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। 2016 तक केस चला और दोनों को जमानत मिल गई, लेकिन नेहा के परिवार ने हार नहीं मानी।
हाई कोर्ट में अपील के बाद दोनों को फिर से गिरफ्तार किया गया। आज वे जेल में हैं और उम्मीद है कि उन्हें उनके कुकर्मों की सजा मिलेगी। क्या नेहा को सचमुच इंसाफ मिलेगा? नेहा शर्मा का मर्डर सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं था, यह उस सोच का नतीजा था जो औरतों को अपनी जागीर समझती है। जब कानून रसूख के सामने कमजोर पड़ता है, तो न्याय की उम्मीद भी दम तोड़ने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि हम सिर्फ आवाज उठाएं ही नहीं, बल्कि कानून और समाज से जवाब भी मांगे। हर नेहा की जान की कीमत है और हर आरोपी को सजा मिलना जरूरी है, चाहे वो कितने भी ऊंचे ओहदे